नमस्कार, 2 बजे की 5 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। पहली खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से है, जहां पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार नामांकन दाखिल किया है। इस मौके पर कई केंद्रीय मंत्री और सीएम समेत साधु संत मौजूद रहे। दूसरी खबर बिहार से है, जहां बिहार के पूर्व सीएम और बीजेपी के सीनियर नेता सुशील मोदी का दिल्ली में निधन हो गया है। उनके अंतिम संस्कार में सभी राजनीतिक दलों के नेता शामिल होंगे। बता दें कि तीसरी खबर बाबा रामदेव और बालकृष्ण से जुड़ी हुई है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। चौथी खबर दिल्ली से है, जहां स्कूलों के बाद अब अस्पतालों को बम धमाके की धमकी दी गई है। पांचवी और आखिरी खबर मुंबई से है, जहां मुंबई में आंधी में 100 फीट ऊंचा और 250 टन वजनी लोहे का होर्डिंग गिर गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई। और पहली खबर का रुख करेंगे, जहां वाराणसी लोकसभा सीट से पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनावी मैदान में उतर गए हैं और वाराणसी लोकसभा सीट से तीसरी बार नामांकन दाखिल किया। बता दें कि पहली बार वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी बतौर गुजरात के मुख्यमंत्री पर्चा दाखिल करने पहुंचे थे। भाजपा को अपार बहुमत मिलने के बाद वे देश के प्रधानमंत्री बने। इसके साथ ही वाराणसी देश का प्रधानमंत्री चुनने वाली सीट के रूप में जाना जाने लगा। 2019 में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट से ही उम्मीदवारी पेश की और जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। लोकसभा चुनाव 2024 में पीएम मोदी तीसरी बार नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। इसके लिए तैयारियों को पूरा कराया गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी लोकसभा सीट पर नामांकन करने से पहले लगभग 4 घंटे का रोड शो किया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की। जिला कार्यालय पहुंचकर उन्होंने आज नामांकन दाखिल किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे समेत कई नेताओं की मौजूदगी रही। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अंतिमा हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। अंतिमा, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से नामांकन दाखिल किया है और बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी कि ये नामांकन दिव्य और भव्य हो। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी काशी आते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनके कार्यकर्ता से लेकर प्रशासनिक लोग पूरी जो है कि निष्ठा भाव से जो है कि उनकी सेवा में लग जाते हैं और कार्यकर्तागण हमेशा ये चाहते हैं कि दिव्य और भव्य तरीके से प्रधानमंत्री का जो है कि कार्यक्रम पूरा संपन्न हो। ठीक उसी तरह से इस बार भी ऐसे ही पूरी कोशिश की गई कि जिस तरह से भव्यता के साथ प्रधानमंत्री अपने काशी में आगमन करते हैं, ठीक उसी भव्यता के साथ उनके कार्यकर्ता उनके स्वागत सत्कार में लग जाते हैं। आज की बात की जाए तो आज प्रधानमंत्री सकुशल जो है कि पूरे सुरक्षा के घेरे में उन्होंने जो है कि अपना नामांकन दाखिल कर लिया और तीसरी बार वह रण में आ गए हैं, मैदानी जंग में, कि तीसरी बार अब फिर से पीएम मोदी बनने का एक तरीके से सिलसिला जारी हो सकता है। तीसरी बार प्रधानमंत्री का अब यह 1 जून को वोटिंग होने वाला है वाराणसी में भी। अब देखना तय यह होगा कि क्या किसके पक्ष में क्या रिजल्ट आता है। तो अगर वाराणसी की बात की जाए तो देश के प्रधानमंत्री ने यहाँ पे माँ गंगा का आशीर्वाद लिया, बाबा काल भैरव का, विश्वनाथ बाबा का, तमाम लोगों का, भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद वह नामांकन गए। नामांकन के दौरान पूरा जो है कि पूरे कचहरी परिसर के बाहर पूरी फोर्स मौजूद थी और जिसके बाद आपको बता दें कि उनके आगमन से पहले ही रूट डाइवर्ट कर दिया गया था और नामांकन के समय 12 राज्यों के मुख्यमंत्री समेत रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के मुख्यमंत्री समेत तमाम दिग्गज नेता उनके साथ मौजूद रहे और इस यात्रा को 2 दिवसीय जो इनका काशी का यात्रा है उसे भव्य बनाने में उनके अधिकारीगण किसी भी तरह का कोई कमी नजर नहीं आ रही थी। और साथ ही आपको बता दें कि वह इस वक्त वाराणसी में जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है वहां प्रबुद्ध जनों से संवाद मुलाकात जो है कि कर रहे हैं। तमाम ऐसे जो है कि एक अब ये कह सकते हैं कि 1 तारीख को जो चुनाव होने वाला है उसके पहले प्रधानमंत्री दमखम दिखाते हुए, लोग कहते हैं कि जो मंत्रीगण होते हैं वो डोर टू डोर जाते हैं, मगर प्रधानमंत्री के मात्र रोड पर से ही इतनी जन सैलाब और इतना जो है कि भारी मतों से वो जीतते हैं कि सिर्फ उनके रोड शो में ही इतनी जलवा होती है कि वो रोड शो के जरिए जीत जाते हैं। मगर उनके जो नेतागण होते हैं जो निचले स्तर के, वह घर घर जाकर के रोड शो में आने के लिए या उनकी यात्रा में जाने के लिए वह लोगों से अपील करते हैं। तो लोगों का मानना है कि तमाम नेता घर घर जाकर अपील करते हैं, मगर प्रधानमंत्री मात्र रोड पर अभिवादन करके, रोड शो करके ही अपने जो है कि वोट का गिनती काउंट जो है कि बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल अंतिमा, तमाम जो दिग्गज थे वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन में शामिल हुए। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का सोमवार की रात दिल्ली में निधन हो गया। पिछले महीने की 3 तारीख को उन्होंने कैंसर होने की जानकारी देते हुए सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा की थी। 72 साल के सुशील मोदी गले का कैंसर था। दिल्ली एम्स में उनका इलाज चल रहा था। पिछले 4 दिनों से वह एम्स में भर्ती थे। उनके निधन की खबर से बिहार ही नहीं, देश की राजनीति में शोक की लहर है। तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत देश के तमाम नेताओं ने सुशील मोदी के निधन पर शोक जताया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक डॉक्टर यादव मोहन भागवत ने कहा कि पूर्व उप मुख्यमंत्री व सांसद सुशील कुमार मोदी के अचानक निधन से अत्यंत दुख हुआ है। बिहार भाजपा ने जानकारी दी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शाम 5 बजे पटना आएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री भाजपा परिवार के वरिष्ठ सदस्य सुशील कुमार मोदी जी का निधन अत्यंत दुखद है। बड़ा चेहरा और काफी दिग्गज नेता सुशील मोदी जिनका निधन हुआ है। बता दें कि लोकसभा चुनाव भी इस दौरान चल रहे हैं और ऐसे में सुशील मोदी ने पहले ही कहा था कि कैंसर की वजह से वो चुनाव प्रचार में सक्रिय नहीं रह पाएंगे और अब उनके निधन की खबर सामने आई है। बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी का निधन हुआ है और कई दिग्गजों ने शोक व्यक्त किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, पहले ही सुशील मोदी ने कहा था कि वे राजनीति में सक्रिय नहीं रह पाएंगे और अब उनके निधन की खबर सामने आई है। काफी वरिष्ठ नेता थे, कैसा उनका कार्यकाल रहा? जी, बात सही आपने कही। देर रात दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली और ये अंतिम सांस लेने की खबर जैसे ही बिहार सहित भारत में फैल गई और तमाम नेताओं ने अपनी अपनी शोक संदेश देना शुरू कर दिया। क्योंकि एक वरिष्ठ नेता थे, केंद्र में मंत्री पर रहे, बिहार सरकार में महत्वपूर्ण पद पर रहे, कुशल व्यवहार जिसे अपूर्णीय क्षति कही जा सकती है। जैसे ही उनकी निधन के समाचार बिहार में मिला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित भाजपा और विपक्ष तमाम लोगों ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। जबकि बताया जा रहा है कि उनकी पार्थिव शरीर स्पेशल विमान से पटना लाया जाएगा और उनके पार्थिव शरीर से स्पेशल विमान से लाया जाएगा तथा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगी, जिसमें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा भी मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, उनके अंतिम संस्कार में कई दिग्गज नेता शामिल होंगे। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और तीसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां भ्रामक विज्ञापन केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद को भेजे अवमानना नोटिस पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही दोनों को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी है। जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस असनादुद्दीन अमनलाह की बेंच ने पतंजलि आयुर्वेद को एफिडेविट फाइल करने के लिए 3 हफ्ते का वक्त दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफिडेविट में ये बताए कि जिन प्रोडक्ट्स का लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है उनका विज्ञापन वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष आरवी अशोकन ने बिना शर्त माफी मांगी। अशोकन ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में सुप्रीम कोर्ट पर टिप्पणी की थी। इस इंटरव्यू में पतंजलि विज्ञापन केस से जुड़े सवालों पर जवाब दे रहे थे। जस्टिस हिमा कोहली ने अशोकन से कहा कि आप मीडिया को दिए इंटरव्यू में अदालत की निंदा नहीं कर सकते। अभी हम आईएमए अध्यक्ष का माफीनामा मानने को तैयार नहीं है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ अवनीश भी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, रामदेव बाबा वाला और जो केस था वो लगातार चल रहा है और सुरक्षित जो फैसला है वो कोर्ट ने रख लिया है। फिलहाल क्या अपडेट इस मामले में सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे वैसे भी अगर बात करें जिस तरीके से योग गुरु बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, पतंजलि आयुर्वेद का मामला है, ये जो है इनका जो है दिक्कतें जो है कमाने का नाम नहीं ले रही है। और जिस तरीके से इनके ऊपर जो है आईएमए ने पहले जो है इनके ऊपर पिटीशन दाखिल की थी कि जिस तरीके के इन्होंने जो है बिना पुष्टि के जो है ये भ्रामक विज्ञापन जो आयुर्वेदिक के जो दवाइयां थी उसके लिए जो है लोगों को जो है यहाँ पे उनकी जान माल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तमाम चीजों को जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित चल रहा था। और आज जो है मंगलवार की अगर बात करें तो इनको जो है अवमानना नोटिस पे जो है यहाँ पे उन्होंने जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया है। साथ ही इनको जो है जो स्वयं जो इनको यहाँ पे पेशी होनी थी उस पर भी इनको छूट दे दी गई है कि उनसे कहा है कि आप अपने किसी भी संबंधित व्यक्ति को यहाँ पे पेश कर सकते हैं। ये जो जस्टिस हिमा कोहली है और जस्टिस जो है
एहसामुद्दीन अमानुल्लाह है, उन्होंने कहा है बेंच से कि आप जो है एफिडेविट फाइल करिए कि 3 हफ्ते का आपको समय दिया जाता है कि जो आपके विज्ञापन है उनको हटाने के लिए आपने अभी तक क्या क्या कार्रवाई की है। वही विज्ञापन वापस लेने की इनको जो है समय 3 हफ्ते का दिया गया है। साथ ही जो IMA के जो अध्यक्ष है उनको जो है बाकायदा जो है यहाँ पे उन्होंने उनकी निंदा की है, क्योंकि उन्होंने जो है सशक्त माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट से। उनका कहना था कि जो यहाँ पे उन्होंने PTI को जो है एक टिप्पणी की थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, वो जो है अवमानना के ऊपर जो है उन्होंने कहा था कि अवमानना है और कोर्ट की निंदा जो है आप कहीं भी जो है मीडिया के थ्रू नहीं कर सकते हैं। इस बात को लेकर उन्होंने हालांकि अभी कहा है कि हम आपकी माफी को नहीं मान रहे हैं और इसका बाकायदा आप हमारे को जवाब दीजिए। जी बिल्कुल, 3 हफ्ते में विज्ञापन वापस लेने के लिए कहा गया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अवनीश जी। और चौथी बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां कुछ दिन पहले दिल्ली NCR के स्कूलों में आई बम धमाके की धमकी की मेल को लोग भूले भी नहीं कि एक बार फिर राजधानी में दहशत फैलाने की कोशिश की गई। दिल्ली के 4 अस्पतालों में बम की धमकी की कॉल आई है। सभी मामलों में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर अतुल गर्ग की ओर से दी गई जानकारी में बताया गया कि आज सुबह 10:45 पर दिल्ली के अशोक विहार स्थित दीपचंद अस्पताल में एक कॉल आया और बम की धमकी मिली। सुबह 11:01 पर लैंडलाइन नंबर से हेडगेवार अस्पताल फर्श बाजार को बम की धमकी दी गई। वहीं 11:12 पर अलग नंबर से दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट GTB अस्पताल गेट नंबर 8 के पास एक मोबाइल नंबर से कॉल आई और बम की धमकी दी गई। फिलहाल इन कॉल्स के बाद दिल्ली पुलिस और दिल्ली फायर डिपार्टमेंट अलर्ट मोड पर आ गया है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले दिल्ली में रविवार को 20 अस्पतालों, IGI, हवाई अड्डे और उत्तरी रेलवे के CPRO कार्यालय को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। तनु, लगातार इस तरीके की खबरें दिल्ली से सामने आ रही है। पहले स्कूलों को धमकी मिली और अब अस्पतालों को मिल रही है। जी बिल्कुल वैष्णवी, दिल्ली के 4 अस्पतालों को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है और लगातार हम देख रहे हैं कि मई से ही ये सिलसिला जो है वो जारी है। पहले जो है वो स्कूलों को निशाना बनाया गया था और अब अस्पतालों को। वहीं दीपचंद बंधु अस्पताल है। तनु, आवाज पहुंच रही है? चलिए, तनु से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पुलिस अलर्ट मोड पर है। और 5वीं बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां मुंबई में धूल भरी आंधी के कारण घाटकोपर इलाके में एक विशालकाय होर्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 14 हो गई और कम से कम 74 लोग घायल हुए हैं। होर्डिंग के नीचे फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए NDRF की टीमों ने रात भर बचाव अभियान चलाया। बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि होर्डिंग का निर्माण नगर निकाय की अनुमति के बिना किया गया था, जिसके चलते मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी घटना के लिए जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया जाएगा। हादसे में जिन लोगों की मौत हुई है उनकी फैमिली को मुआवजे के तौर पर 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। बता दें कि CM शिंदे से पहले डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस ने भी बताया कि राज्य सरकार ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। सरकार इस मामले में एकदम सख्त रुख बरतेगी और जहां कहीं भी अवैध होर्डिंग्स लगे हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ राहुल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल, एक बड़ा हादसा मुंबई में हुआ और फिलहाल क्या जांच में सामने आया है और कौन से बड़े नेता वहां पर मौके पर जायजा लेने के लिए पहुंचे? बता दूं कि 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे का ये पूरी घटनाक्रम है। जिस तरह से आंधी तूफान चले मुंबई में और बरसात हुई, तो कहीं न कहीं उसके देखते हुए जितने वहां पे राहगीर चल रहे थे सड़क पे और कार में पेट्रोल भरवा दे, पेट्रोल पंप का मामला है, भारत पेट्रोलियम का मामला है। वहां के भारत पेट्रोलियम है घाटकोपर पे, वहां बाईपास के पास ये पेट्रोल पंप अकेला पेट्रोल पंप होता है, तो वहां भारी संख्या में लोग पेट्रोल भरवाते हैं, CNG भरवाते हैं और डीजल भरवाते हैं। तो काफी संख्या में लोग भरवाने भी गए थे और बाकी जो आंधी तूफान चल रही थी, बाकी जो पैदल चलने वाले वो लोग भी आड़ में आ गए थे पेट्रोल पंप के। तो उसके ऊपर जो 2.5 टन का जो होर्डिंग लगा हुआ था, जो लीगल वे में नहीं था, जो जिसको अनुमति नहीं दी गई थी, ठीक है, तो उसको लगा हुआ, तो एक बैग गिर जाने के कारण 14 लोगों की मौत हो गई। कम से कम 80 से 90 लोग घायल हुए हैं जो बताए जाते हैं। आनंद पानन में इलेक्शन के मोड में थे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, वो आनंद पानन में वहां पे दौरे पे गए और वहां पे एक जांच कमेटी बैठा दी और जांच के लिए आदेश दे दिया गया। और जिस तरह से देखा जाए तो ये BMC की पूरी लापरवाही है।
बीएमसी जब भी इस तरह से 2 महीने पहले, जबकि पूरी साल भर तैयारी करती है, 41,000 करोड़ का बजट होने के बाद भी बीएमसी हमेशा फेलियर रहती है। और जब भी बरसात का टाइम आता है बीएमसी की पोल खुल के रख जाती है। और बीएमसी की ये देन है जो इतने लोगों की कैजुअलिटी, जो अपने लोग गंवाए हैं ना वैष्णवी, उन्हीं से पूछा जा सकता है। जब हम ग्राउंड जीरो पे जाके उनसे पूछे, उनके 10 सुने नहीं जाते। और ये बीएमसी की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है पूरी तरह से। और मुआवजा देने से किसी के घर के वापसी नहीं आ जाएंगे मौत के बाद। 5 लाख की बात, 5 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की गई है। देवेंद्र फडणवीस भी पहुंचे थे, एकनाथ शिंदे भी पहुंचे थे, और एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची पूरी तरह से। लेकिन गैस कटर से गैस काटने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ग्राउंड जीरो पे जाके जब हम खबर कर रहे थे वहां पे, क्योंकि पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में अगर गैस की अगर थोड़ा सा भी आग लगती है तो आग लगने की भी संभावना होती है। अब भी सुबह तक घायलों को निकाला गया था वैष्णवी। बिल्कुल, मामले में देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।